गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं गरिमा राठौर आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक। मैं आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ जो आपको केमिस्ट्री के लिए गाइड करती रहूँगी, टाइमली आपके सामने आती रहूँगी, आपसे मिलती जुलती रहूँगी ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वो सब सॉल्व होते रहें। तो बेटा आप लोग अभी 11th में आए हो, 10th का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 11th का केमिस्ट्री का जो बिल्कुल बेसिक पोर्शन है बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि जितना भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं वो भी आपके माइंड में एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट है जो हमें टच करवाएगा, हमें मिलवाएगा 11th की केमिस्ट्री से, उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टच करते रहेंगे। तो आज जो क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है तो हम इसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से डील करेंगे। उसमें भी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? सिर्फ और सिर्फ रसायनों के बारे में पढ़ना है। रसायन विज्ञान मतलब रसायन। रसायन जो है हमारी जो पूरी लाइफ है, हम लोग चारों तरफ से हमेशा दिन रात किसी न किसी प्रकार के रसायन से घिरे हुए रहते हैं। इवन अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारी बॉडी खुद भी अनेक प्रकार के केमिकल्स से ही मिलकर बनी है, जैसे प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, डीएनए है, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग तरह के केमिकल्स ही तो हैं। तो हम केमिस्ट्री में भी इनके सब के बारे में ही अध्ययन करना है। इवन हमारी वायु जो बनी हुई है, हमारा जितना भी वातावरण है उसमें भी अनेक तरह के केमिकल्स हैं। तो इन सब के बारे में यदि हमें जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रसायन विज्ञान पढ़नी पड़ेगी कि नहीं? तो हम उसी में आज स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें बताएगा पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। क्लियर है बेटा? ये देखिए, सबसे पहली जो बात है वो हम यही कर रहे हैं कि जितने भी केमिकल्स हैं वो किसके बने हैं? मैटर के बने हैं, द्रव्य के बने हैं कि नहीं? वो सारे केमिकल्स बने हुए हैं द्रव्य के। तो हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे कि द्रव्य क्या है। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। यदि आप किसी चीज़ को द्रव्य कहेंगे तो किस आधार पर कहेंगे? द्रव्य के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। हर वो चीज़ द्रव्य होगी जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का मतलब पता है आपको, या मैं यूँ लिख दूँ कि थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भार होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कह सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ एक ही बात नहीं, दूसरी बात भी होनी चाहिए, दूसरी शर्त को भी पूरा करना चाहिए कि वह कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो। क्लियर है बात? तो ये दोनों शर्तें जो भी वस्तु पूरी करती है हम उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कह देंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वायु, यदि हम बात कर रहे हैं वायु की, तो क्या वायु एक द्रव्य है? बिल्कुल है। देखो कैसे पता चलेगा हमें? वायु का भार हमें नहीं पता चलता, हम नहीं देख सकते, इतनी हल्की होती है, बहुत मतलब नेग्लिजिबल भार है। लेकिन अगर हम इसके स्थान की बात करें तो बिल्कुल हम देख सकते हैं वायु ने स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है। अगर आपने खेल खेल में एक गुब्बारा फुलाया और उसके फुलाने के दौरान आपने क्या किया है? उसमें क्या डाली है? वायु ही तो डाली है। और उस वायु ने क्या किया? इस गुब्बारे का शेप जो है, आकार जो है वो बिल्कुल बदल दिया। समझ आई बात? क्यों बदल गया आकार? आकार बदलने का कारण क्या है? ये वायु जो हमने इसके अंदर फिल करी है कि नहीं? है ना? तो यानी हम क्या कहेंगे कि वायु भी एक द्रव्य है क्योंकि यह भी स्थान घेरती है। अगर आपने थोड़ा सा भी छोड़ दिया इस बलून को तो इसमें से क्या होगा? सारी वायु बाहर निकल जाएगी, इसकी फिर से आकार चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह से ऐसी भी चीज़ें हमारे आसपास है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो द्रव्य है, लेकिन हाँ स्टिल वो हम उनको किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? द्रव्य के ही रूप में उन्हें देखेंगे। हमारा शरीर, हमारी बुक, हमारी नोटबुक, हम जो पीते रहते हैं डेली पानी, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे पेन, रिफिल, बॉटल, चेयर, टेबल, सब कुछ क्या है? द्रव्य है। क्यों? क्योंकि सभी ये दोनों जो शर्तें इनको पूरी कर रहे हैं, सभी में कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है और सभी में कुछ ना कुछ स्थान घेरने की क्षमता भी है। क्लियर हो रही है बात बेटा? चलिए आगे देखते हैं। द्रव्य के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। इस फ्लो चार्ट से हम क्या पढ़ रहे हैं? हम द्रव्य के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। तो द्रव्य को कितने प्रकारों में बांटा गया है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। द्रव्य के जो प्रकार हैं वो बेसिकली दो हैं। पहला प्रकार है मिश्रण। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? द्रव्य का पहला प्रकार कौन सा है? मिश्रण है। और द्रव्य का दूसरा प्रकार शुद्ध पदार्थ। यदि
कोई द्रव्य मिश्रण नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में जाएगा। क्लियर हो रही है बात सभी को? एक तो द्रव्य कहलाता है मिश्रण और दूसरे प्रकार का द्रव्य कहलाता है शुद्ध पदार्थ। हम पहले शुद्ध पदार्थ की बात करेंगे, उसके बाद मिश्रण की तरफ चलेंगे। शुद्ध पदार्थ का क्या मतलब है? जो शुद्ध हो। नहीं, जैसे वायु शुद्ध है कि नहीं, हमें क्या पता चलेगा वायु शुद्ध है या नहीं? हमें ऐसे जनरल पता नहीं करना है, हमको जनरल टॉक नहीं कर रहे हैं। अब तो हम रसायन विज्ञान पढ़ना है, तो हमें एक वैज्ञानिक सोच रखते हुए ही आगे बढ़ना है कि हम कैसे जांचेंगे कि दिया गया पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम और थोड़ा पढ़ाई करेंगे रसायन के बारे में, और थोड़ा जानेंगे कि हम किस आधार पर यह कह सकते हैं कि दिए गए तत्व, दिए गए पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं बेटा। शुद्ध पदार्थ जो है आगे दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार है तत्व और दूसरा प्रकार है यौगिक। क्लियर हो रही है बात? तत्व और यौगिक, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये तत्व है और ये यौगिक है। अब ये तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में क्यों आते हैं, ये बात हमें यहाँ पे क्लियर करनी है। तो हम क्लियर करते हैं बेटा। देखो, तत्व की अगर हम बात करते हैं तो तत्व को हम शुद्ध क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि तत्व शुद्ध इसलिए है क्योंकि जिस चीज़ से तत्व बना है, देखो द्रव्य कैसा भी हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी के सभी द्रव्य किस चीज़ से बने होंगे? छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम शुद्ध पदार्थ या मिश्रण की बात करते हैं तो ये भी विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे। तो जब हम बात करते हैं तत्व की, तो तत्व को शुद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि तत्व में उपस्थित सभी कण एक समान होते हैं। समझ रहे हो बात? या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक समान कणों से मिलकर बना है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं तत्व को कि वह शुद्ध है। उसमें बिल्कुल एक समानता हमें दिखाई देती है। कण कैसे हैं? सभी कण एक समान हैं, तब हम उसे क्या कह रहे हैं? तत्व। कैसे? एक उदाहरण और बताती हूँ आपको। उदाहरण के लिए बेटा चेक करोगे आप लोग, जैसे मैंने कह दिया आपसे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस मैंने कहा। अब चाहे ऑक्सीजन की मैं अपने देश की बात करूं, इंडिया की ऑक्सीजन की बात करूं या अमेरिका के ऑक्सीजन की बात करूं या कहीं भी बात करूं, ऑक्सीजन का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके कण हैं? ऑक्सीजन के ही कण हैं। हजारों कण हो, लाखों कण हो, मिलियंस कण हो, लेकिन है किसके? केवल और केवल ऑक्सीजन के। इस तरह से अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन कहते ही पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस में कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही कण उपस्थित होंगे। क्लोरीन कह दिया मैंने, फ्लोरीन कह दिया मैंने, सल्फर कह दिया, तो ये सब क्या है? ये सब किसके उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको? ये सभी क्या है? अलग अलग तत्व हैं। हम इनको तत्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्लोरीन कहने पर उसमें केवल क्लोरीन के ही कण उपस्थित होंगे। फ्लोरीन कहने का मतलब है कि सिर्फ फ्लोरीन के कणों की बात हो रही है, और सल्फर कहने का मतलब है कि केवल सल्फर के कणों की ही बात हो रही है। तो तत्व का क्या सिंपल सी परिभाषा है, सिर्फ दो शब्द आपको याद रखने हैं कि वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक तरह के कणों से मिलकर बने हैं, एक ही प्रकार के जिनमें कण दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम उन्हें तत्व कहेंगे। उदाहरण आपके सामने है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ले लो। क्लियर हो रही है बात बेटा? तो इस प्रकार तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ। इसमें और किसी चीज़ का मिश्रण उपस्थित ही नहीं है, हमने केवल एक प्रकार के कणों की बात की है। आगे चलते हैं। दूसरे प्रकार के जो शुद्ध पदार्थ है उन्हें हम कह रहे हैं यौगिक। यौगिक का क्या मतलब है? यौगिक को हम किस कारण से शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में डाल रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। देखते हैं इसकी परिभाषा से क्या कारण का पता चलता है हमें। यदि मैं इस तरह से लिखूं कि जो यौगिक है वो बना होता है तत्वों से। यौगिक किससे मिलकर बना होता है? तत्वों से मिलकर, तत्वों से मिलकर बनता है। सबसे पहली बात तो आप ये अपने दिमाग में रख लो कि यौगिक क्या है? तत्वों से मिलकर बनने वाला पदार्थ है। ठीक है, अब तत्व को हमने किस श्रेणी में डाला है? शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में डाला है। तो जो चीज़ शुद्ध से मिलकर बनी है वो खुद भी शुद्ध होगी कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं, बस ऐसे हम लोग इस तरह से क्लियर नहीं कर सकते। हम तो एग्जाम्पल चाहते हैं। हम बड़े हो गए, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमें पूरा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि यौगिक अगर तत्वों से मिलकर बना है तो भी वो शुद्ध की कैटेगरी में कैसे आया। देखिए अपन चेक करते हैं। सबसे बड़ी एक बात मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको तत्व में बताया कि इसमें सभी कण एक समान होंगे, वैसा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है।
यौगिक में सभी कण एक समान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यह असमान, इसमें असमान कण भी हो सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं यह असमान कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन फिर भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि असमान कण भले कोई भी हो, इनकी संख्या जो है वो हमेशा निश्चित रहती है, इनकी संख्या कभी भी नहीं बदलती है। किसमें? जब हम बात कर रहे हैं यौगिक की, तो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना है उस यौगिक को बनाने वाले तत्वों के कणों की संख्या हमेशा फिक्स रहती है, हमेशा निश्चित रहती है। हम अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से किसी भी यौगिक को नहीं बदल सकते। कैसे नहीं बदल सकते, और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा और हम लोग डीप में चलते हैं कि मैं क्या बात आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। तत्व तो समझ आ गया बेटा, क्योंकि ये तो हम बहुत बार सुनते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया तांबा, तो वो भी क्या है? एक तत्व है कि नहीं? गोल्ड कह दिया, चांदी कह दी, स्वर्ण कह दिया, ये सब क्या है? अलग अलग तत्व हैं। अब हम बात करें यौगिक की। यौगिक के लिए ये दो बातें क्लियर है आपके दिमाग में कि इसमें कणों की संख्या निश्चित होगी। ये जो मैंने बात लिखी है कि भले असमान कणों से मिलकर बना हो यौगिक, लेकिन इसकी संख्या हमेशा निश्चित रहती है। यानी इस बात का कहने का मतलब है कि कोई भी यौगिक जो होगा उसमें उपस्थित कणों के कारण उसका जो फॉर्मूला होगा वो भी हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फॉर्मूला हमेशा निश्चित रहेगा। इसलिए हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यौगिक क्या है और तत्व क्या है। क्यों कंफ्यूज नहीं होंगे? देखो, तत्व का मतलब क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ क्लोरीन। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दूं तो दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के कण ले लिए हैं मैंने। अगर अलग अलग प्रकार के कणों से मैं निश्चित संख्या वाले, निश्चित फॉर्मूला वाले किसी पदार्थ को बनाती हूँ तो वो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दो प्रकार के पदार्थ मैं बना सकती हूँ। एक तो है H2O, क्या कहते हैं इसको? क्लियर हुई बात? जल। अब जल चले, भले आप जाके हिमालय से लेके आ जाओ या किसी भी नदी का ले लो, जल जल ही होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। हमेशा यही फॉर्मूला इसका फिक्स है, ठीक है। चाहे आपने दूध में मिला दिया है पानी, लेकिन फिर भी वो पानी ही है, फिर भी वो क्या है? H2O ही है। गर्म हो या ठंडा हो या आइस के रूप में है तो भी है तो H2O ही। क्लियर है? लेकिन हम देख सकते हैं इसके फॉर्मूले में कि इसमें कोई एक प्रकार के तत्व नहीं है। इसमें दो कण जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं, एक परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का है। यानी ये दो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी कण उपस्थित हैं, जो भी तत्व उपस्थित हैं, उन तत्वों की संख्या निश्चित है। मैं ये नहीं कह सकती कि भारत का जल है H2O होगा और बिस्लरी का पानी जो है वो HO होगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हमने बिस्लरी की बोतल का पानी पिया है तो वो भी क्या होगा? H2O ही होगा। बरसात में जो पानी बरस रहा है वो भी H2O, सब जगह H2O है। क्लियर है बात? इस तरह से अगर मैं कहूँ H और Cl से मिलकर कोई यौगिक बनाऊँ तो HCl। अब हमें पता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहे हमारे स्कूल की लैब में पड़ा है, चाहे हम मार्केट से खरीद के लाएं कहीं से भी, इसका फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स रहेगा HCl। तो इसमें भी तो दो अलग अलग प्रकार के तत्व उपस्थित हैं, एक हाइड्रोजन उपस्थित है और एक क्लोरीन उपस्थित है। तो फर्क समझ आ गया आपको तत्व और यौगिक के बीच में? तत्व का मतलब एक ही प्रकार के कण, यौगिक का मतलब कण भले ही अलग अलग हों, परमाणु चाहे अलग अलग प्रकार के हों, लेकिन फॉर्मूला निश्चित होना चाहिए। और फॉर्मूला कब निश्चित होगा? जब उसमें उपस्थित कणों की संख्या फिक्स होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तत्व और यौगिक का डिफरेंस, मेन डिफरेंस समझ आ गया सभी को? तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल चाहे अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर इसकी बात करते हैं तो ये तत्व की कैटेगरी में आता है या यौगिक की कैटेगरी में? यौगिक होगा कि नहीं? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला फिक्स होता है। अब बताओ, दूध की अगर हम बात करते हैं, दूध पीते हैं हम सभी, नहीं पीते हो, तो दूध किस कैटेगरी में आएगा? कोई फॉर्मूला फिक्स है क्या दूध का? नाम तो हमें पता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि दूध वाला आएगा तो उसमें थोड़ा पानी मिला के लाएगा, यानी अशुद्ध कर देगा। हमारी जनरल भाषा में हम उसे अशुद्ध कहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो अशुद्ध है या नहीं ये हमें अभी परखना है। तो शुद्ध पदार्थ में केवल दो श्रेणियां होती है, तत्व
और यौगिक। और इनके उदाहरण देने के समय मैंने आपको दूध का नाम नहीं लिया है, यानी दूध शुद्ध पदार्थ नहीं, शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका फॉर्मूला ही नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि दूध का फॉर्मूला ये हो सकता है? नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं शर्करा की, तो शर्करा एक शुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये हमें पता है, क्लियर है। लेकिन दूध का कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, तो वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो किस कैटेगरी में जाता है? मिश्रण की श्रेणी में जाता है, शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में नहीं जाता। क्लियर हो रही है बात? जैसे हमने बना ली चाय, खूब मजे से चाय पी ली, लेकिन चाय का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो चाय भी किस श्रेणी में चली गई? मिश्रण की श्रेणी में चली गई। शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में सिर्फ तत्व और यौगिक ही आते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात सभी के दिमाग में? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थों में हमने एक प्रकार जो पढ़ा है तत्व, उसकी बात करते हैं। बेटा तत्व भी जो हैं वो अलग अनेक और प्रकार के भी होते हैं। कुछ तत्व जो हैं उन्हें हम कहते हैं धातु, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुण बहुत अलग हैं, इन्हें हम कहते हैं अधातु, और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुण इन दोनों से कुछ कुछ मिलते जुलते हैं और कुछ कुछ नहीं मिलते जुलते, तो उन्हें हम कहते हैं उपधातु। क्लियर हो रही है बात? तो तत्व कितने प्रकार के हो गए? पहला प्रकार है धातु, दूसरा प्रकार है उपधातु, और तीसरा प्रकार है अधातु। अधातु एग्जाम्पल देखिए इनके। धातु जैसे सभी की फेवरेट गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, आयरन, लोहा, कॉपर, ये सब क्या है? धातुएं हैं जिनके उपयोग आप जानते हो, सभी जानते हो। एल्यूमिनियम भी लिख लो, बहुत अच्छी धातु है। अधातु की बात करें, जैसे हमारी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। कुछ ऐसे भी तत्व उपस्थित हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी के सतह पर, जिनकी क्या है? प्रकृति न तो धातुओं जैसी है पूर्ण रूप से, और ना ही अधातुओं जैसी है, बल्कि कुछ गुण तो उनके धातुओं से मिलते हैं और कुछ गुण उनके अधातुओं से मिलते हैं। तो ऐसे तत्व को क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व कहलाते हैं उपधातु। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। बोरोन, ये भी क्या है? एक उपधातु है। इसमें क्या है? कुछ इसके गुण जो हैं धातुओं से और कुछ गुण अधातुओं से मिलते हैं। इस कारण से हम इस प्रकार के तत्वों को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो तत्व क्या था? एक तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। और तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। इतनी बातें क्लियर है बेटा सभी के दिमाग में? ओके, चलो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यौगिक की। कि यौगिक की परिभाषा तो हमने समझ ली है कि यौगिक का क्या मतलब है। चाहे अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना हो, लेकिन फॉर्मूला फिक्स होगा। यौगिक जो है बेटा वह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक, जो हम पढ़ेंगे। अब हम 11th में आ गए तो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। और जो दूसरे प्रकार के यौगिक हैं उन्हें कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। उन्हें क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक। दो प्रकार के यौगिक हैं। थोड़ा सा और बता देती हूँ। कार्बनिक यौगिक वो हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीवित कोशिका में जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी यौगिक उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। और जो जीवित कोशिकाओं में नहीं होते बल्कि हमें पृथ्वी की सतह से प्राप्त हो रहे हैं या फिर जिन्हें हम लैब में बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ डीएनए, डीएनए क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ प्रोटीन, प्रोटीन किस प्रकार का होगा? जीवित कोशिकाओं में होता है, यानी ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं कहूँ H2SO4, ये क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक हो गया। क्लियर हो रही है बात दिमाग में बेटा? अकार्बनिक यौगिक हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर बेंजीन, तो बेंजीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ HNO3, अकार्बनिक यौगिक है। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं हम।
तो ये सब जो हमने चर्चा करी अभी वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है शुद्ध पदार्थों से। तो शुद्ध पदार्थों में हमने क्या क्या पढ़ लिया, तत्व पढ़ लिया, हमने यौगिक पढ़ लिया, हमने साथ ही साथ में ये भी देख लिया कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, और यह भी देख लिया कि यौगिक किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का हो सकता है। क्लियर है बात? शाबाश। आगे चलते हैं। मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या है? सब कुछ मिक्स कर दिया, हमें नहीं पता क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे चाय बनाई, चाय में क्या क्या डाल दिया, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, चीनी डाल दी, पत्ती डाल दी, इलायची भी डाल दी, अदरक भी डाल दी, सब मिक्स हो गया। फिर जब छाना तो वो सब ऊपर रह गया, काम में आया बहुत थोड़ा सा पदार्थ, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। यानी हमने बना तो लिया, उपयोगी भी है हमारे लिए और टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन से कण कितनी मात्रा में या कितनी संख्या में उपस्थित हैं। तब हमें जो मिलता है हम उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। कुछ भी डाला, बस कितना डाला नहीं पता, ठीक है, कुछ भी ऐड कर लिया, आपस में कुछ भी मिक्स कर लिया, लेकिन कौन सी चीज़ कितनी है ये नहीं पता। तब इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे, इस प्रकार का जो द्रव्य होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण की भी बात करते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्लियर हुई बात? समांगी मिश्रण, समांगी मतलब समान अंग वाला, यही बात हुई। समान अंग वाला यानी इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि यदि हमने इसमें 2-3 पदार्थों को मिला लिया तो इसमें हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक नहीं कर सकते। ऐसा जो मिश्रण हमें मिलेगा, जैसे मैं यूँ लिख दूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। यदि मैं कह दूँ कि मैंने दूध ले लिया और दूध में मैंने जल मिला दिया, तो इन दोनों ने क्या किया? दूध प्लस जल का एक मिश्रण बना दिया। अब मैं चाह के भी उस दूध में से उस जल को पृथक नहीं कर सकती। क्लियर हुई बात? तो इस तरह का जो मिश्रण मिलेगा वो कैसा मिलेगा? समांगी मिश्रण मिलेगा। यदि मैं कहूँ मैंने मिला दिया नमक प्लस जल, ठीक है, तो ये भी एक मिश्रण बन गया। क्लियर है? लेकिन अब अगर एक बार मैंने नमक को पूर्णतः जल में घोल दिया तो मैं फिर उसको जल से पृथक नहीं कर सकती। तो ऐसा जो मिश्रण है जिसमें मुझे ये पता नहीं चलता, देखने पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये नमक का कण है, ये जल का कण है, लो नमक के कण को उठा लो, डाल लो वापस डब्बे में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? उसे मैं क्या कहती हूँ? समांगी मिश्रण कहती हूँ। और विषमांगी मिश्रण, जब मुझे ये लगे कि मैंने 2-3 पदार्थों को मिला दिया और मिलाने के बाद भी मैं उनको पृथकता से देख सकती हूँ, अलग अलग मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये पहले पदार्थ के कण है, ये दूसरे पदार्थ के कण है। जैसे देखो एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, घर में पड़े कुछ चावल के दाने और कुछ दाल के दाने जो हैं उनको मिक्स कर दिया। तो मिक्स तो कर दिया, हाँ, उसको निकालना, आपस में पृथक करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलाने के बाद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन से कण चावल के, बहुत आसानी से मैं देख के कह सकती हूँ कि ये जो कण दिख रहे हैं ये चावल के हैं और बाकी जो कण हैं वो दाल के हैं। क्लियर हो रही है बात? सभी के दिमाग में हो रही है बेटा। इसी तरह से यदि मैं मृदा ले लूँ, मिट्टी ले ली मैंने थोड़ी सी, और उसको यदि मैंने जल में मिला दिया, तो मैं चाहे मृदा को कितना भी घोलूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे ही मैं उसको रख दूंगी जो मृदा है वो जल से पृथक हो जाएगी, यानी मुझे हर बार 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 पृथक रूप से दिखाई देगी। क्लियर है? तो यदि मुझे इस तरह से पृथक रूप से पदार्थ दिखाई दे रहे हैं तो मिश्रण कौन सा बनेगा? विषमांगी मिश्रण बनेगा। यदि पृथकता से मैं नहीं देख सकती उसके अवयवों को, घटकों को, मिश्रण के घटकों को, तो मेरा मिश्रण किस प्रकार का है? समांगी मिश्रण है। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई है आपके दिमाग में। द्रव्य का क्या मतलब है हमने परिभाषा पढ़ ली है इसकी। क्या परिभाषा पढ़ी थी? 2 बातें होनी चाहिए, एक तो कुछ द्रव्यमान हो, दूसरा कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो। क्लियर है बेटा? प्रकार पढ़ लिए, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। क्लियर है बात? कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा तो मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी 2 तरह के, तत्व, यौगिक। तत्व भी 3 तरह के, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक जिसका फॉर्मूला फिक्स होगा, और यौगिक भी 2 प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण के भी प्रकार अभी अभी हमने पढ़ लिए, समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है इतना। आगे चलते हैं बेटा।
रसायन विज्ञान में मापन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन मैं आज आपको इस टॉपिक का दूंगी, क्योंकि अब हम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ी चले हैं, तो फिर अब हमें रुकना थोड़ी ना, अब तो हमें केमिस्ट्री के साथ पूरा पंगा लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसे। देखते हैं रसायन विज्ञान में हमें किस चीज़ को मापना है, किसी प्लॉट को, किसी बिल्डिंग को थोड़ी ना नापना है। रसायन विज्ञान में तो हमें सिर्फ रसायनों की बात करनी है, तो रसायन में क्या नापना है, क्या हमें जिस पात्र में हमने रसायन या कोई केमिकल भर के रखा, क्या हमें उस बोतल को नापना है? नहीं। हम क्या करते हैं बेटा, रसायन विज्ञान में भी कई प्रकार की कैलकुलेशंस करते हैं। जनरली जितनी भी ज़्यादा कैलकुलेशंस है वो ज़्यादातर कैलकुलेशंस रिलेटेड होती है सांद्रता से। सांद्रता का मतलब ही मैं आपके आगे क्लियर करूंगी। तो जब हम सॉल्व करते हैं कुछ कैलकुलेशन को, जैसे हमने आयतन निकाला, हमने सांद्रता निकाली, हमने किसी दिए गए पदार्थ का दाब निकाला, किसी गैस का दाब निकाला, तो इन सब कैलकुलेशंस को करते हुए हमें इनके स्पेसिफिक तरीके हैं जिसको हमें फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक यहाँ पे हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान में मापन। तो रसायन विज्ञान में मापन में हमें क्या मापना है और उसको कितनी एक्यूरेसी से मापना है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैथ्स में और फिर भी आंसर गड़बड़ आ गया, या नियर अबाउट हम उसके आंसर के करेक्ट आंसर के पास पहुँच गए थे लेकिन फिर भी 100% करेक्ट नहीं हुआ। तो वो हमारा आंसर केमिस्ट्री में कितना करेक्ट होगा, अगर हम उस आंसर के करेक्ट आंसर के नियर अबाउट पहुँच गए हैं तो उसको हम कैसे एग्जैक्ट आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे इस हेडिंग में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में मापन, मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। चलिए बेटा, क्या मतलब है इसका देखो। वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए एक विशेष शब्द, इस शब्द के साथ, ये शब्द वैसे मेरे ख्याल से आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में भी वही सब कुछ हद तक केमिस्ट्री और फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैंने ये बात अभी आपके सामने पेश करी है कि वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए एक विशेष शब्द, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कह रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को क्या कहते हैं, सार्थक अंक। सार्थक अंक जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है कब, जब हम कोई चीज़, किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने वाले हैं तब। ठीक है, मापन की परिशुद्धता का अभिज्ञान सार्थक अंकों की संख्या से होता है। क्या मतलब है इस लाइन का, समझ ही नहीं आया अभी तो। यानी हम यदि आयतन नाप रहे हैं, दाब नाप रहे हैं, कुछ भी नाप रहे हैं, तो आयतन की कुछ तो इकाई होगी, मिलीलीटर, लीटर, ठीक है, कुछ भी हो लेकिन होगी तो सही। तो वो जो वैल्यू हमारे पास आती है, वो वैल्यू कितनी करेक्ट आई है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सार्थक अंकों की स्टडी करते हैं। इन सार्थक अंकों को आपस में ऐड करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या फिर भाग देना पड़ता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है जो भी कैलकुलेशन हमने सॉल्व की है। तो मापन की परिशुद्धता का अभिज्ञान सार्थक अंकों की संख्या से होता है। क्या मतलब है सार्थक अंकों की संख्या बेटा, सार्थक अंकों की संख्या मतलब, मैं अभी आपको इसके बाद में कुछ नियम बताऊंगी सार्थक अंक को समझने के लिए, सार्थक अंक को लिखने के लिए, या फिर यूँ समझ लो कि हमारी कैलकुलेशन में यदि हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि एग्जैक्ट हुई है कैलकुलेशन या नहीं हुई है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, इन नियमों की सहायता से जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उनकी सहायता से हम हमारे असार्थक अंक को सार्थक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सार्थक का मतलब समझ आ रहा है, जो वाकई में हमारे लिए एक्यूरेट अंक होंगे, वाकई में जो हमारे लिए सही अंक हैं, हमें सिर्फ उनका चुनाव करना होगा। हमारे कैलकुलेशन में बाकी जो अंक हैं उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, सार्थक अंक। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है, जिस मापन में सार्थक अंकों की संख्या अधिक है, अधिक से अधिक सार्थक अंक आए यदि हमारी कैलकुलेशन में, तो हमारा मापन क्या है, उतना ही परिशुद्ध है। परिशुद्ध यानी हम तो एकदम एग्जैक्ट कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहे हैं। क्यों, कैसे पता चला, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, अधिक से अधिक है, 1 है कि 5 है। यदि हमारे पास सार्थक संख्याओं की, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, सपोज मेरे पास आई मैंने HCl लिया और HCl का मैंने नियर अबाउट वॉल्यूम निकाला, जो मेरे पास, या समझ लो मोलरता निकाली मैंने इसकी। मोलरता क्या है, सांद्रता व्यक्त करने का एक तरीका है, आपको आगे बताएंगे हम लोग, जो मेरी आ गई 2.1, ठीक है। और इसी HCl की मेरे एक फ्रेंड ने मोलरता नापी, जो कितनी आई उसके पास
2.0103। तो आप यहाँ पे अंक कितने देख रहे हो? 2। यहाँ पर अंक कितने देख रहे हो? 1 2 3 4 5। यानी ये जो बंदा है, जो मेरा फ्रेंड है, उसने क्या किया है, ज़्यादा बार उसकी मापन किया है। किसकी? उसकी मोलरता का उसने चेक किया है कि ये मोलरता जो है ये सही है कि नहीं है। बार बार उसने कैलकुलेशन किए, तभी तो उसने इतनी वैल्यूज़ मिली। और मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो छोड़ो रे भाई, फटाफट सॉल्व करके 2.1 के आसपास आया है, 2.1 रख दिया। ठीक है, हम लोग ये बात हम लोग सीख लेते हैं कि आसपास आया तो छोड़ो, 2.0 भी कर देते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 2.0 भी कर सकते हैं, तो कुछ लोग 2.10 भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक असार्थकता दिख रही है। लेकिन जब इतने सारे अंक हैं तो हमें पता है कि भाई इतने सारे अंकों में असार्थकता या कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस कम है। क्यों? इतने सारे अंकों तक अगर कोई बंदा पहुंचा है तो मतलब उसने बार बार कैलकुलेशन की है। जो नहीं करता वो तो क्या करेगा, 2.0 या 2.1 या 2 या फिर क्या करेगा, 2.01 ऐसा करके छोड़ देगा। क्लियर हुई बात? यानी जितने अधिक सार्थक अंक उतना ही मापन शुद्ध हुआ है। क्लियर है बात सभी के? आइए अब हम नियमों के बारे में पढ़ते हैं। सार्थक अंक के नियमों से हमें क्या पता चलता है? किसी मापन की संख्या लिखते समय अंतिम अंक, ये पहला नियम है, यहाँ पे नंबर नहीं लगाया मैंने, सॉरी। फर्स्ट नंबर का जो नियम है वो ये बता रहा है, किसी मापन की संख्या लिखते समय अंतिम अंक, देखो ध्यान देना, अंतिम अंक से पहले के, किसकी बात हो रही है, अंतिम अंक से पहले वाले सभी अंक निश्चितता सहित ज्ञात होते हैं। ये पहली नियम है। क्या बता रहा है हमें? अंतिम अंक जो भी है उससे पहले वाले सारे अंक कैसे हैं? निश्चित हैं, बिल्कुल निश्चित हैं। लेकिन अंतिम अंक जो हम लिखते हैं हमारी कैलकुलेशन में, वो 1 इकाई की अनिश्चितता वाला होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, उदाहरण के लिए हमने कोई रीडिंग ली, एक पठन लिया, कोई रीडिंग ले ली, ठीक है। उस रीडिंग को हम ज़्यादा चेक नहीं करते, बार बार कौन नापे, छोड़ो रे बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है। हमने क्या किया, रीडिंग लिया, रीडिंग हमारी आई नियर अबाउट 88.18, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब हम क्या कह सकते हैं, इसमें टोटल अंक कितने हैं? 1 2 3 4, एक पहला 8, दूसरा 8, फिर 1 और फिर 8, टोटल मिला के अंक कितने हुए? अंकों की संख्या हुई 4, ठीक है। इनमें से जो ये अंक हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8, पहला अंक 8, दूसरा अंक फिर 8, तीसरा अंक कौन सा है? तीसरा अंक है 1 और चौथा अंक लास्ट में कौन सा है? 8। तो ये जो तीनों अंक हैं, जो पहले सबसे पहले वाले 3 अंक है 8 8 1, ये तो है निश्चित। पहला नियम क्या बता रहा है कि अंतिम अंक से पहले वाले जो भी हैं वो तो निश्चित है। तो पहले अंतिम अंक कौन सा है? ये वाला है 8, अंतिम 8 जो है वो है अंतिम अंक। इससे पहले वाले जो 3 हैं 8 8 और 1, ये क्या है? निश्चित अंक हैं। इसके अलावा जो सबसे लास्ट वाला 8 है वो अनिश्चितता की कैटेगरी में जाता है। तो इस तरह से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे निश्चित अंकों की संख्या कितनी निकली? टोटल 3। कौन कौन सा? 8 8 और 1। और अनिश्चित संख्या कितने, अनिश्चित अंक कितने निकले? 1, लास्ट वाला जो है। ऐसा हमेशा हर कैलकुलेशन में होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, जब पॉइंट के बाद में 5 से ऊपर की वैल्यू आ रही है 6, तो उसको 5 करके छोड़ दे। 5 के नीचे की वैल्यू आ रही है तो उसके आगे एक और लगा दे। या फिर हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं ना कि लगातार 3.6666 आ रहा है तो अपन इसको क्या कहते हैं? 3.7 बना के छोड़ दो। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे अनिश्चितता कर दी है और यहाँ पे फिक्स है कि हाँ 3 के बाद 6 6 6 ही आ रहा है हर बार। क्लियर हुई बात आपके दिमाग में सभी के? ये है हमारा पहला नियम, जिसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। पहला नियम क्या बता रहा है? सबसे अंत की जो संख्या होती है वो हमेशा अनिश्चित होगी। चाहे अगर हमारे पास सिर्फ ये होता 88.0, तो ये जो अंक होते वो सार्थक, मतलब वो निश्चित होते, ये जो अंक है वो होता अनिश्चित। क्लियर हुई बात दिमाग में? इसके आगे के नियम जो हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।